नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग शुरू कर चुके थे ज्यामिति, अपना एडवांस पोर्शन। एक पार्ट हो चुका है, उसमें हम लोग जो है बेसिक उसके जैसे शुरुआत ज्यामिति की क्या होती है, बिंदु, रेखा, रेखाखंड और कोण, ये सब एंगल मतलब देख चुके हैं। अब हम लोग जो है कुछ ज्यामिति, महत्वपूर्ण ज्यामिति आकृतियां जो हैं उनके बारे में देखते हैं। तो हमारा टॉपिक वही है, ज्यामिति। तो उसमें आज अगला लेक्चर है हमारा, तो पार्ट 2 करते हैं। ज्यामितीय आकृतियों में सबसे पहले देखते हैं वृत्त को। वृत्त क्या होता है? वृत्त, वृत्त को इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। ये होता क्या है, ये किस बला का नाम है? अगर इसको जानने की कोशिश करें तो हम पाएंगे इसकी डिफिनेशन जो है ये क्या है कि एक गतिमान बिंदु का किसी निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर जो गति होती है उसका परिपथ, मतलब फिर से आप परिभाषा समझने की कोशिश करिएगा। एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित किसी गतिमान बिंदु का बिंदुपथ किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित दूरी पर स्थित किसी गतिमान बिंदु का बिंदुपथ ही वृत्त कहलाता है। सबसे सिंपल परिभाषा। उसके बाद मतलब ये स्थिर बिंदु है आपका, स्थिर बिंदु, आपका स्थिर बिंदु हो गया। ये आपका गतिमान बिंदु हो गया, गतिमान बिंदु। इस गतिमान बिंदु के द्वारा जो पथ बना, ये पथ बना इसके चलने से ये पथ बना, यही पथ जो है हमारा, जो पथ है यही हमारा वृत्त है। इसी को वृत्त कहते हैं। अब इसमें कुछ टर्म आते हैं। सबसे पहले ये जो स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु ये सेंटर कहलाता है, मतलब केंद्र कहलाता है। स्थिर बिंदु इस जो है ये केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्र, वृत्त का केंद्र। इसको सी से डिनोट करते हैं, सी। दूसरा एक आता है, ये डिस्टेंस जो होगा, निश्चित बिंदु से गतिमान बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आर से डिनोट करते हैं, और ये होती है त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। इंग्लिश में इसको रेडियस बोलते हैं, इसलिए आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद कुछ इसमें और आएगा क्या? हाँ, इसी त्रिज्या के डबल को, मतलब कि गतिमान बिंदु का अपनी स्थिति से जस्ट अपोजिट स्थिति के बीच की जो दूरी होगी उसको जो है व्यास बोलेंगे। या फिर एक और परिभाषा आती है, जैसे इसी वृत्त पर किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो होती है जीवा। पहले जीवा देखते हैं। जीवा, ये जीवा क्या है? किसी भी दो बिंदु को मिला, वृत्त पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ये जीवा ए बी हो गया हमारे, ये इतने हो गए। अब जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वो व्यास कहलाती है। जैसे ये जीवा अगर वृत्त के केंद्र से होकर गुजरी यहां तक, तो ये व्यास हो जाएगी।
ये जीवा यहां से गुजरी, ये व्यास हो जाएगी, ये व्यास हो जाएगी। मतलब कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और अगर वही जीवा जब वृत्त के सेंटर से होकर गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरती है, तो वो व्यास कहलाती है। तो इसको एक भाषा मतलब एक लैंग्वेज में और बोल सकते हैं, एक परिभाषा और दे सकते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, जो कि क्या होती है, इसको डी से डिनोट करते हैं, डायमीटर होती है इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए डी से। ये जो है त्रिज्या का दोगुना होता है, मतलब ये 2 इंटू त्रिज्या होती है। इसको एक भाषा में बोल सकते हैं डी इक्वल टू 2r या r इक्वल टू d/2। ये दो आपके फॉर्मूले बन जाएंगे एक तरह से। तो इतना चीज हमने जान लिया। इसके बाद हमको क्या जानना है, इस त्रिज्या के द्वारा, जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त की एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है। तो इस वृत्त की त्रिज्या के द्वारा, दो त्रिज्या के द्वारा एक त्रिज्यखंड बनता है। त्रिज्यखंड का मतलब ये वाला पोर्शन, ये एक त्रिज्यखंड बना। इन दो मतलब ये सेंटर आपका हो गया, ए बी दो बिंदु हो गए, इसके द्वारा त्रिज्यखंड बना, एक त्रिज्यखंड ये बना, एक त्रिज्यखंड ये बना। अगर इसके बीच का एंगल थीटा है तो बाद में हम लोग इसकी त्रिज्यखंड की मतलब एरिया मापेंगे, पहले इसको देख लेते हैं त्रिज्यखंड होता क्या है। उसके बाद एक और आता है, ये त्रिज्यखंड आपका हो गया, इसको लिख लीजिए त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड आपका हो गया। अब एक और देखते हैं, पहले हम टर्म जान लेते हैं, कौन कौन से टर्म आते हैं जो है वृत्त में, कौन कौन सी यूज किए जाते हैं। उसके बाद ये जीवा हो गई ए बी, इस जीवा के द्वारा, ये त्रिज्यखंड था, अब जीवा के द्वारा वृत्तखंड बनता है। जीवा, जब कोई जीवा किसी वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है तो दो वृत्तखंड बनते हैं। एक ये इस जीवा के द्वारा एक नीचे वाला बना और एक ऊपर वाला, तो ये हो गया आपका वृत्तखंड, ये वृत्तखंड हो गया। लेकिन इस वृत्तखंड को दो नामों से जानते हैं, एक लघु वृत्तखंड है, छोटा वाला जो है वो लघु वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड हो गया। इतनी चीजें लगभग हमने सीखी। अब एक महत्वपूर्ण क्या चीज आता है, पहले उसको मापेंगे नहीं, पहले जानेंगे उस चीज को। परिधि, परिधि क्या होती है, इस गतिमान बिंदु के द्वारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से फिर दोबारा एंड पॉइंट तक, एंड पॉइंट यही होगा, जितनी दूरी चली जाती है वो होता है उसका परिमाप, परिधि। वृत्त के लिए बोलते हैं परिधि, या किसी और आकृति के लिए परिमाप बोलेंगे। मतलब वृत्त की गतिमान बिंदु के द्वारा टोटल दूरी, चली गई दूरी परिधि कहलाती है। मतलब ये गतिमान बिंदु यहां से चला, उसके बाद दोबारा यहां तक वापस आ गया चलते चलते, तो इस पॉइंट तक पहुंचने में जितनी दूरी तय की वो आता है हमारा परिधि, ये परिधि हो गया। उसके बाद एक आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, ये वृत्त जो आपकी आकृति है उसके द्वारा टोटल जो एरिया कवर किया गया है, टोटल ये जो इसकी अंदर जो सर्कल के अंदर भाग
ये है स्थित, इस भाग की माप जब हम करते हैं, ये इसकी एरिया होती है। ये पूरा इसका, इसके द्वारा कवर्ड जो भी है स्थान, वो इसका एरिया हो जाएगा। तो अब हम अगले तुरंत इसको आप जानते रहिए कि केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गई, जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होती है, इसकी एरिया क्या है, ये त्रिज्य खंड क्या है, त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ खंड त्रिज्य खंड हो गया, ये वृत्त खंड हो गया। इसका एक आता है वृत्त पर चाप, जैसे ए और बी दो पॉइंट है वृत्त पर स्थित, तो इस वृत्त के दो पॉइंट को मिलाने वाली जो परिधि है इतनी जो है, ये इसकी वृत्त की एक चाप कहलाती है। एक ये आपका हो गया, और तो कोई पॉइंट नहीं है इसमें शायद, लेकिन अगर कोई आता है तो हम लोग अभी सीखेंगे। अब इस वृत्त को हमने सीख लिया, इसके टर्मोलॉजी को। अब इसमें देखते हैं कि इसके परिमाप को मापते हैं, और जो भी मापन जिसका कर सकते हैं उसको मापते हैं। अब इसकी सबसे पहले सर्कल की परिधि की गणना हम करते हैं, माप करते हैं परिधि की। तो देखते हैं परिधि का जो है एक फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये 2 पाई आर, आर क्या है, रेडियस, त्रिज्या, इसकी त्रिज्या, ये आर है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। अभी किसी बोल दिया जाए कि किसी वृत्त की परिधि, कोई क्वेश्चन आ जाए, किसी वृत्त की परिधि 343 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, फॉर्मूला की परिधि बराबर 2 पाई आर, परिधि बराबर दिया है 343, 2 इंटू 22/7 इंटू आर निकालना है। 7 को इधर ले जाते हैं, 22 को इधर लाते हैं, जो भी करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 7 इंटू 343 अपान 22 दूनी 44, नीचे आएगा इतना सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी, हो सकता है पॉइंट में आए, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो हमारा क्या हो गया, परिधि हमको ज्ञात हो गई, परिधि क्या है। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, वृत्त पर है तो वृत्त के लगभग जितने टर्म हो सकते हैं सब वृत्त के हम देख लेंगे। तो एरिया इसका जो है, जैसे ये वृत्त है, सेंटर है जो इसका, और ये इसकी रेडियस हो गई आर। अब हमको इसकी एरिया निकालनी है, तो इसकी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। पाई की वैल्यू हमने बताया आपको 22/7 होती है। अब जो है इस पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कोई भी। अगर किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो, जैसे कुछ भी लिख लीजिए, लिख लेते हैं 1331/63 है।
ये है, या इसको लेते हैं 14 ले लेते हैं। 24 ले लेते हैं। अच्छा 77 ले लेते हैं कुछ आपका, ताकि कैंसिल हो जाए। 1331/77 है। अब क्या बोला कि वृत्त का त्रिज्या बताइए, वृत्त की त्रिज्या बताइए, त्रिज्या बताइए। अब आप क्या करोगे, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 1331/77। तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर के पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर दिया हुआ, आर स्क्वायर ज्ञात करना है। अब 7 को इससे कैंसिल करेंगे, 11, 11 को इससे कैंसिल करेंगे तो 11 कम 11, 2 बचा, 11 दूना 22, 1 11, 11 कम 11, ये हो गया। 11 से 121 है, फिर इसको 11 दूनी 22, 11 हो गया। मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया, 11/2। तो आर की वैल्यू आ जाएगा √11/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, जो वृत्त का ये फॉर्मूला, मेन इसका ये फॉर्मूला है, इसको जानते रहिएगा और पाई की वैल्यू जानते रहिएगा। अब जो है कुछ वृत्त की उसके अंदर की विशेषताएं भी होती हैं, जैसे उसकी जीवा है, या चाहे जो है इसके केंद्र से जाने वाली जो भी रेखाएं हैं, या उसके अंदर बना कोई भी चतुर्भुज है, इस सब पे भी क्वेश्चन आता है, तो उसको भी देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कोई वृत्त है, तो बन गया, थोड़ा सही से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब कोई वृत्त है, अब इस पे जो है इसकी कोई जीवा है ए बी, ये इसकी सेंटर है। तो इसकी एक विशेषता क्या होती है, जब वृत्त के सेंटर से इसके जीवा के ऊपर लंब डाला जाएगा, इसके जीवा के ऊपर लंब, लंब मतलब ऐसी रेखा ड्रॉ की जाएगी जिससे इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बने। तो ये जो लंब होगा, ये जो है वृत्त के जीवा को 2 भागों में विभाजित करेगा। मतलब ये यहां से लेके ये दूरी बराबर ये दूरी, मतलब वृत्त की जीवा का जो लंबार्धक होता है, वृत्त की जीवा का जो लंबार्धक होता है वो केंद्र से होके गुजरता है। ये एक इसकी समझ लीजिए इसकी एक विशेषता है। दूसरी विशेषता एक तो ये हो गई जीवा के बाद लंबार्धक की। दूसरी जीवा की विशेषता क्या देखते हैं, समान लंबाई की जीवाएं, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। समान लंबाई की जीवाएं, जैसे एक जीवा ये है, इतनी ही लंबाई की एक जीवा ये है, इतनी ही लंबाई की एक जीवा ये है, 3 जीवाएं हैं, तीनों की लंबाई समान है, तो इनके द्वारा बनाया गया केंद्र पर कोण समान होगा। ये भी थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये दोनों थीटा है तो ये जो वृत्त का ये भी होगा, ये भी थीटा होगा। तो मतलब समान लंबाई की जीवाएं हमेशा केंद्र पर समान कोण आंतरित करती है। अब एक इसकी और विशेषता देखते हैं, तीसरी इसकी विशेषता क्या है कि कोई भी जीवा जो वृत्त के सेंटर से होकर गुजरेगी,
कोई भी जीवा जो वृत्त के सेंटर से होके गुजरेगी, अर्थात किसी भी वृत्त का व्यास उसके परिधि पर जो कोण अंतरित करेगा उसका मान 90 डिग्री होगा। मतलब वृत्त के व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण 90 डिग्री का होगा, अर्थात समकोण होगा। इस पे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट कोई और इसके कोई कैरेक्टरिस्टिक इसकी और उसको भी देख लेते हैं। एक ये तो समान लंबाई की जीवाएं थी। कोई तीसरा पॉइंट ये हो गया, चौथा देख लेते हैं। किसी भी जीवा के द्वारा, कोई जीवा है, इसके द्वारा परिधि पर किसी बिंदु पर जो आंतरिक कोण होगा वो बराबर होगा। जैसे AB से इस बिंदु पर जो आंतरिक कोण होगा, इस बिंदु पर जो आंतरिक कोण होगा, इस बिंदु पर जो आंतरिक कोण होगा, ये सब आपस में बराबर होंगे। मतलब वृत्त की किसी एक जीवा के द्वारा किसी परिधि के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण आपस में बराबर होगा। इन चारों पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। आकृति के अनुसार हमने समझा दिया, फिगर के अनुसार समझा दिया है। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने शब्दों में। 4 पॉइंट हमने देखा था, एक पॉइंट और देखते हैं कि वृत्त की किसी जीवा के द्वारा उसकी परिधि पर बनने वाला कोण, मतलब परिधि ये है, इस परिधि पर बनने वाला कोण इसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। इसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। आधा कौन होता है? जो परिधि पर बनता है। मतलब अगर ये है थीटा तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2। मतलब वृत्त के किसी जीवा के द्वारा परिधि पर जो कोण बनता है उसका दोगुना कोण उसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बनता है। मतलब ये थीटा बाई 2 है तो ये थीटा हो जाएगा। ये आप इसका 5वां पॉइंट, और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके द्वारा डायग्राम बना के क्वेश्चन आता है। अब 6वां पॉइंट देखते हैं। जीवा पे ही देख रहे हैं तो जीवा पे देखते हैं। कोई वृत्त है, इसकी कोई दो जीवाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके ऊपर एक इसकी विशेषता होती है। इसको लिख लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे ए बी कोई जीवा है, कोई जीवा सी डी है, ये आपस में प्रतिच्छेद की किसी पी पॉइंट पे। अब ये एक फॉर्मूला क्या होता है इसका, जो है फॉर्मूला ये होता है, ये एपी इंटू पीबी इज इक्वल टू सीपी इंटू पीडी। मतलब देख लेते हैं क्या है, एपी इंटू पीबी इज इक्वल टू सीपी इंटू डीपी। ये आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा, आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब जो है एक इसको नोट करने के बाद आप देखेंगे, हम लोग कोई क्वेश्चन देखते हैं। इस वृत्त पर कोई क्वेश्चन जो बन सकता है। अब उसको क्वेश्चन को सीधा ना लिखते हुए जो क्वेश्चन में मेन पॉइंट है उसको लिखते हैं। कोई वृत्त है, बोल दिया कि एक वृत्त है, उसकी दो जीवाएं हैं, दोनों जीवाएं विपरीत दिशा में स्थित है। चलिए मैं आपको जो है पूरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है एक वाक्य में दे देता हूं, ताकि जिस तरह आता है पेपर में उस तरह लिख देता हूं। देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है।
किसी वृत्त के अंदर 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की दो जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में एक दूसरे के समांतर खींची गई हैं। यदि वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर है तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बताइए। इसको फिगर में ड्रॉ करते हैं, सबसे आसान हो जाएगा देखने में। कोई वृत्त है, इस वृत्त के अंदर एक 24 सेंटीमीटर की जीवा है, 24 सेंटीमीटर की जीवा है, दूसरी 10 सेंटीमीटर की जीवा है, 10 सेंटीमीटर की जीवा है। अब बोला क्या है कि दोनों विपरीत दिशा में, इसलिए हमने ये 24 सेंटीमीटर का था, इसको 24 सेंटीमीटर का बना दिया, और ये 10 सेंटीमीटर का था तो 10 सेंटीमीटर का बना दिया। बोला है कि एक दूसरे के समांतर है, समांतर बता दिया हमने, समांतर मान लिया इसको, ये दोनों समांतर है भाई, खींची गई है। यदि वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर है, अर्थात वृत्त का जो त्रिज्या होगा, व्यास का आधा होता है, तो वो 13 सेंटीमीटर का हो जाएगा। 13 सेंटीमीटर का हमारा व्यास हो गया। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चूंकि दोनों जीवाएं समांतर हैं, इसका मतलब इनके बीच की दूरी ये हो जाएगी। इस पर लंब, केंद्र से लंब डाल देंगे, ये केंद्र पर लंब हो जाएगा, और यहां से केंद्र पर लंब डाल देंगे, ये लंब हो जाएगा। चूंकि दोनों जीवाएं समांतर है, इसलिए ये एक सीधी रेखा बन जाएगी। अब इसके आगे क्या करते हैं, इसको भी यहां से मिला देते हैं, मिला दिया। इसको ए बी मानते हैं, इसको सी डी मानते हैं। हमको अब करना क्या है, मेन हमने जो पढ़ा है वही करते हैं। हमने क्या कहा, जब केंद्र से लंब डालेंगे जीवा पे तो वो इसको आधे आधे भागों में विभाजित करेगा। मतलब एक भाग ये आधा 12 सेंटीमीटर, एक भाग ये आधा 12 सेंटीमीटर। इसी तरह यहां भी एक भाग ये आधा 5 सेंटीमीटर, एक भाग ये आधा 5 सेंटीमीटर। हमको ये लंबाई याद करनी है x, ये धन y। हमको बीच की दूरी जो होगी वो x धन y के बराबर हो जाएगी। यही हमको ज्ञात करना है। x निकाल लेते हैं, y निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ ये 13 सेंटीमीटर है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, ये हम लोग त्रिभुज में पढ़ते हैं इस प्रमेय को, लेकिन यहां देख लेते हैं, केवल नोट कर लेते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ये होती है समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होता है। जो एंगल मानते हैं, ये अगर एंगल मानते हैं तो ये आधार होगा, ये लंब होगा। अगर इसको एंगल मानते हैं तो जो एंगल के साथ लगी हुई भुजा होती है वो होती है आधार, उसके सामने की भुजा एंगल के ये जो है लंब होती है। जब इस त्रिभुज में देखते हैं, ये 13 है, ये 12 है, x की वैल्यू पूछा है, x हमारा लंब है, तो लंब का स्क्वायर हमको ज्ञात करना है, तो लंब का स्क्वायर लिखते हैं और कर्ण के स्क्वायर की तरफ आधार के स्क्वायर को लाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, और कर्ण बराबर है 13 जो है, तो 13 का स्क्वायर 169 होगा, माइनस आधार 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर 144 होगा, ये बराबर हो जाएगा 25। तो मतलब ये जो लंब है x है, x स्क्वायर, x की वैल्यू आ जाएगी 5, ये वैल्यू हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर। इसी तरह y की वैल्यू निकालते हैं, यहां भी लंब की वैल्यू निकालनी है। लिखेंगे y का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस
ये 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर मतलब कि 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो हो जाएगा कितना कि 144। ये हो गया वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो आ जाएगा वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हमको x प्लस वाई निकालना था, इनके बीच की दूरी, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, ये दूरी, ये जीवा इन दोनों के बीच की दूरी ये है। x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 12, तो 5 प्लस 12 इक्वल टू 17। ये हो जाएगी हमारी यार। तो इतना हम आपको समझाने में लगा कि ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसको ऐसे करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट याद कर लिया जाता है। त्रिभुज में एक सिमेट्री होती है। जैसे कोई समकोण त्रिभुज है, तो अगर कर्ण 13 है तो 12 और 5 की 12 5 13 की सिमेट्री बनती है। अगर यहाँ देखिए, जैसे यहाँ 13 5 12 की सिमेट्री, मतलब लंब और आधार 12 5 कुछ भी हो सकता है, कर्ण 13 होगा। इसी तरह सिमेट्री बनती है 3 4 5 की। ये 5 अगर कर्ण होगा तो 3 ये 4 ये, या 4 ये 3, इसको कर सकते हैं। इसी तरह अलग अलग सिमेट्री बनती है, आप इसको देख सकते हैं, निकालेंगे तो देख लेंगे। तो देखते हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ये दोनों, ये इस पर से जो क्या बोलते हैं जीवाएं थी, दोनों विपरीत दिशाओं में थी, जुड़ गई थी। अभी हो सकता है दोनों एक ही दिशा में होती। ये 24 सेंटीमीटर वाली जीवा है, ये 24 सेंटीमीटर वाली ऊपर रहती है और 10 सेंटीमीटर वाली नीचे। अब ये x रहता, ये y रहता टोटल इसकी, तो हमको पूरा निकालना जब रहता है इनके बीच की दूरी, तो यही रहती। तो मतलब ये पूरी दूरी y है, ये x है, तो y माइनस एक्स निकालना पड़ता और इनके बीच की दूरी आ जाती, तो ये इससे निकल जाता। अब देखते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक इसका और है। जैसे कोई वृत्त है, इस पहले इसकी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा जो है वृत्त की देख लेते हैं। तो इसको डालते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखाएं, नाम से ही स्पष्ट है। स्पर्श रेखाएं का मतलब है वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखाएं, स्पर्श रेखाएं कहलाती हैं। अब एक वृत्त को स्पर्श करेगी, मतलब ये देखिए एक वृत्त है, इसको स्पर्श करेगी, ये स्पर्श रेखा। इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये लंब से इस स्पर्श रेखा के बिंदु को मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। बस इसकी एक विशेषता होती है। अब इसको एक विशेषता ये देख लीजिए। अब दूसरी विशेषता क्या होती है, पूछता क्या है कि जैसे कोई दो वृत्त है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो हम खींचने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी आई, इधर चली गई, और ये यहाँ पे स्पर्श की, एक इस तरह, सॉरी जो है ये हो जाएगी, यहाँ कहीं स्पर्श करेगी। दूसरी मतलब दो तिर्यक की स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। तीसरी ये यहाँ से ऐसी चली जाएगी। चौथी एक यहाँ से ऐसे, मतलब वृत्त को स्पर्श करते हुए चली जाएगी, मतलब कि ये हो जाएगी। तो ये 4 स्पर्श रेखाएं जब दो वृत्त अलग अलग होंगे। अब ये 4 स्पर्श रेखाएं हो गई। अगर ये वृत्त कोई इतनी दूरी ना होके ऐसी सटी हुई होती तो कितनी होती, तो एक स्पर्श रेखा, 2 3, इससे 3 हो जाती। मान लेते हैं ये वृत्त ऐसे ना होके, तो पिछले वाले में 4 थी, इसमें 3 है। अब हो सकता है वृत्त इसको कट करता हुआ होता। अब एक स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा, ये हो सकती है। 2 इसमें, इस कंडीशन में 2 आपकी हो गई। अगर वृत्त के अंदर ये स्पर्श करती हुई वृत्त होती तो सिर्फ एक स्पर्श रेखा। अगर हो सकता है वृत्त के अंदर ही होता, स्पर्श ना करता, तो 0। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए, इसको जानते रहिएगा। इस पे एक क्वेश्चन बनता है, उसी को बनवा के वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो काफी लंबा हो गया है।
वृत्त, लेकिन वृत्त चैप्टर आपका खत्म हो गया है, बस इसलिए जो है स्पर्शरेखा पे क्वेश्चन बनता है। जैसे ये वृत्त है, इस पर कोई एक स्पर्श रेखा है, ये P पॉइंट से कोई स्पर्श रेखा, ये मान लेते हैं T पॉइंट है, T पर है, और दूसरी कोई छेदक रेखा है जो ये P पॉइंट से होके गुजरती है, मान लेते हैं P पॉइंट यहाँ होके यहाँ पे। अब छेदक रेखा को मान लेते हैं ये A है, ये B है। अब इस पे क्वेश्चन पूछता है, किसी एक की लंबाई, दो की लंबाई देके तीसरे की लंबाई पूछता है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, नोट कर लेते हैं। ये P से A तक की लंबाई PA इंटू P से B तक की लंबाई PB इज इक्वल टू P से T तक की लंबाई PT का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों इस तरह की ये सवाल बनते हैं, आप इसको जो है फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, और लगभग जितने भी टेट में आ सकते हैं उससे हमने ज्यादा आपको वृत्त में बता दिया, जबकि हमारे सिलेबस में केवल परिमाप और क्षेत्रफल नाम से दिया गया है। लेकिन मैंने सोचा हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर वृत्त नाम दे दिया है, इसलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। हम आप कोर्ट में जाके क्या करेंगे, कोर्ट में देखते ही हैं केस चलता रहता है। तो मेन मोटिव क्या होता है, जब कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में हमारे, तो हमको आना चाहिए। अगर वृत्त से आ रहा है तो वृत्त हम पूरा पढ़ लेते हैं। क्या है, एक वृत्त को जानना क्या है, वृत्त एक गोला है छोटा सा, उसको जानना है, बस उसके बारे में जान लेते हैं। तो आज वृत्त को खत्म हम यही करते हैं। कल जो है अगली टॉपिक त्रिभुज स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज और चतुर्भुज जो भी होगी। हमारे में है त्रिभुज है, और चतुर्भुज में आयत है, वर्ग है, और 3 डायमेंशनल फिगर में घन घनाभ है। तो अगले वीडियो में उसको देखेंगे, उसके माप को। धन्यवाद।